वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारतीय कोचिंग सेंटर। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको वही सैम्पल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा क्लास 10th का, जो कि 2023-24 के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी ध्यान से इसको सोल्व करना है और एग्जाम में जाने से पहले आप इसको जरूर पढ़ कर जाए, क्योंकि ये एग्जाम का एक तरीके से हमें पैटर्न बता रहा है कि हमारा एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है। ठीक है, तो कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये काफ़ी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो सेक्शन ए का जो है सबसे पहले क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे अपने एग्जाम में कर कर आने हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए, एक तो ए दे दिया, दूसरे वाला बी दे दिया। एक्स और वाई आपको प्राइम नंबर्स दिए, तो आपको इनका रिजल्ट बताना है, मतलब द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम। देखो, ए का वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और बी का वैल्यू एक्स वाई क्यूब है। तो बेसिकली आपको इसका एचसीएफ ले लेना है। तो जब आप इसका एचसीएफ लेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब है। ठीक है, तो इसमें से जो कॉमन आएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा और दूसरे वाले में से जो कॉमन आएगा दैट इज वाई स्क्वायर। तो वी कैन से द फर्स्ट का जो आएगा बी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। इसने बोला द गिवन पोलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो y, ये y है और बच्चों ये x है। ठीक है, y एक्सिस है मतलब, और ये x एक्सिस है। ये यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पे आपको बोल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या इसके 2 जीरो होंगे या इसके 1 जीरो होंगे। 1 0 एंड द जीरो इज 3। देखो, ये x है कोऑर्डिनेट का, ये y है, और बच्चों ये x है और ये वाला भी क्या है, y। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये एफ एक्स है, ये एक्स एक्सिस को वन टाइम क्लिक मतलब कट कर रहा है। जितनी बार उसको कट करेगा यानी उतने जीरो होते हैं। तो इसमें 1 0 तो होने वाले हैं, 1 0 तो हमारे पास हो गया, पर एक्स पे कितना दे रखा है, 3। तो यानी 1 0 जो होगा एंड जीरो कितना होगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। तो आप इसमें बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? तो यहाँ से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसका पूरा हो जाता है। इसके बाद अगर मैं इसमें बच्चों आपको थर्ड क्वेश्चन की बात बताऊँ, तो थर्ड क्वेश्चन में आप इसमें थोड़ा सा पढ़ भी पा रहे होंगे। The line representing the given pair of the linear equation are non-intersecting. तो which of the following statement is true? तो बच्चों ये हमें दिख रही है सामने सामने, क्या है ये, पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है ये? पैरेलल लाइन आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें जब पैरेलल लाइन होती है तो हम बोलते हैं इसमें कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है। तो नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन बनती है दैट इज a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, तो हमारे पास लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि नेचर ऑफ रूट आपको बताना है इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है हमारे पास, 9 है। तो a का वैल्यू 9 दे दिया, b का वैल्यू आपको कितना दे दिया, -6, और c का वैल्यू आपको -2 दे रखा है। ठीक है ना, तो ये आपको कंडीशन यहाँ पे दे दो। डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर, तो माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 9 इंटू सी पे कितना रखेंगे, -2 हम यहाँ पर रखने वाले। तो यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा, 36, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको हम प्लस करने के बाद वी आर गेटिंग 72। इन दोनों की वैल्यू जो प्लस करने के बाद आ रही है हमारे पास 108 आ रही है। तो 108 का मतलब ये है कि जो 108 है दैट इज ग्रेटर देन 0। ये तो साफ साफ हमें क्लियर पता लग रहा है। तो यानी इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई हमने कैसे बोला है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे? अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो उसके टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। ठीक है, कितने रूट होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे, अगर डी इक्वल टू सपोज करो बच्चों 0 हो जाता, तो हम बोलते टू इक्वल रूट उसका आंसर होता। क्या लगाते, टू इक्वल रूट लगाते। अगर डी छोटा होता और 0 बड़ा होता, यानी डी का वैल्यू माइनस में आ जाता, तो हम बोलते भाई उसका आंसर नो रियल रूट हम लगा के आते। बात सबको समझ में आ गई? तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, देखो दो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ द वन इतना दे दिया एंड दैट ऑफ द अदर का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -8। तो डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म आपको बताना है। देखो, पहले वाली का जो वैल्यू दे रखा है -1 दे रखा है, दूसरे वाली का मतलब फर्स्ट टर्म जो दे रखा है वो दैट इज -8। ठीक है, एक का -1 और दूसरे का -8। तो ए एन आप सभी बच्चे जानते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेकर बताऊँ आपको ए एन कैसे निकालना है, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा भाई।
ए एन का जो होता है देखो फर्स्ट टर्म उसका -1 है और प्लस के फोर्थ टर्म का बताना है, तो एन का वैल्यू हमारे पास कितने होने वाला है, 4 होने वाला है। तो 4 - 1 इंटू डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 4 - 1 इंटू डी हो जाएगा अगर मैं बताऊँ यहाँ पे। और दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, अगर मैं बी एन बताऊँ तो बी एन में -8 प्लस के 4 - 1 इंटू डी, इसका जो वैल्यू आएगा -1 प्लस के 3d आएगा और इसका वैल्यू आएगा -8 प्लस के 3d। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे एज पर द क्वेश्चन। तो डिफरेंस जो आएगा मेरे पास निकल के वो -1 प्लस के 3d, मतलब ये वाली इक्वेशन लेंगे और दूसरे वाले में हम माइनस जब लगाएंगे तो भाई इसको पूरा ब्रैकेट में हमें लिखना होता है। आ गई नहीं आ गई बात सब समझ में, तो -1 प्लस के 3d प्लस 8 माइनस के 3d, तो ये इससे रिड्यूस जाएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 7 निकल के आ जाएगा। तो 7 ऑप्शन जो दे रखा है आपको दैट इज सी ऑप्शन के साथ आप सभी बच्चे जा सकते थे। क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसमें आपसे बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट, आपको दे दिया ए का और बी का डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपको बताऊं, अगर हम इसको सोल्व करें थोड़ा सा, देखो हल्का सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हमें दे रखा है, ठीक है, दिस इज द लाइन सेगमेंट। क्लियरली थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम इनका इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। ए का पॉइंट और बी का पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिए, ए का पॉइंट आपको दे रखा है 2, -3, ठीक है, 2, -3 दे रहा, और बी का दे रखा है आपको 5, 6, और ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे किसी पॉइंट को हम मान लेते हैं, सपोज करो इसमें ये डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे के रेशो हम लेते ही है एज यूजुअल, हमें सभी को पता है, हमें सेक्शन फॉर्मूला सभी को आता है भाई, ध्यान से समझते रहना। ये x और ये y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को पता है। तो सेक्शन फॉर्मूला जब हम इसमें लगाएंगे y इज इक्वल टू m1y2 प्लस के m2y1 अपॉन में m1 प्लस के m2 होता है, ठीक है। y का वैल्यू मैंने आपको बता दिया 0 है, अभी पता लगा। अब भाई m रेशो n ये इसमें डिवाइड करता है, तो m 1 है और दूसरे वाला वो सॉरी k है और एक 1 है आपके पास, तो k इंटू दिस इज x1 y1 दिस इज x2 y2, तो मैं यहाँ पे पुट करता चल रहा हूँ, y2 जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं 6 है और m2 हमारे पास यहाँ पे 1 है और y1 माइनस के 3 है, और हम इसको फटाफट से सोल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 6k माइनस के 3, तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे माइनस के 3 इधर आके प्लस हो जाएगा 6k, तो k का वैल्यू 3/6 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो वी कैन से 1:2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन पेपर में भी देख पा रहे थे यहाँ पे 1:2, तो 6 के ऑप्शन के साथ आप सभी बच्चे जा सकते थे, ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब इसने बोला क्वेश्चन नंबर 7 में कि भाई एक बार बताओ, एक पॉइंट है एक्स वाई एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, सच दैट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, सच दैट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो ये कोई सेक्शन है, इसमें ये फर्स्ट, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपसे पूछा गया, कितने बैठेंगे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कैन लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में क्या है, किसी में भी पूछता, क्योंकि रेडियस है भाई, ये डॉट 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 करके मिलके बना होता है, तो ये इनफाइनाइटली पॉइंट्स होते हैं। आ गई नहीं आ गई बात सबको समझ में, तो आप इस तरीके से इसका आंसर लगा सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे, ये ट्राइंगल आपको दिया, ठीक है, ये ट्राइंगल आपको दिया, इसमें ए बी का वैल्यू आपको ए दे रखा है, ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, ए दे रखा है, डी ई का वैल्यू कहाँ है भाई, डी ई का वैल्यू आपको एक्स दिया, ठीक है, ई सी का वैल्यू आपको सी दिया, ठीक है, और बी ई का वैल्यू आपको बी दिया। तो देखो ये सारे के सारे आपको पॉइंट दे रखे हैं, इनको लिख लो। तो एक्स का वैल्यू आपको एक्सप्रेस करना है ए बी सी की फॉर्म में, सीधी सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। तो आप जो है बच्चों, अगर इसमें ये एंगल 1 मानते हैं तो ये एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है,
एंगल 1 ये वाला 2 मान लेना और इसको 3 मान लेना। देखो एंगल जो 1 होगा, एंगल 1 जो होगा बच्चों वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। और जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। क्योंकि आपको पता है ये एक ट्राइंगल है और जब ये जो साइड आपको दे रखी है ये एंगल सिमिलैरिटी से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से आप बोल सकते हैं कि भाई जो ट्राइंगल एबीसी होगा, ट्राइंगल एबीसी जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईसी के, सिमिलर हो जाएगा। तो जब ये सिमिलर हो गया तो आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे पास, इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ से कि ए बी जो होगा दैट, देखो ए बी अपॉन में डी ई लिख सकते हैं और उधर से हम कितना लिख सकते हैं, बी ई अपॉन में सी ई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बीपीटी हम इसमें लगा देंगे तो ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए बी का वैल्यू बच्चों अगर मैं बात करूँ तो दैट इज ए, और डी ई का वैल्यू मेरे पास कितना है, डी ई का वैल्यू मेरे पास है एक्स, और बी ई का वैल्यू कितना है, बी से लगा के ई तक दैट इज बी, और सी ई का वैल्यू मेरे पास कितना है, सी ई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ना बी सी आएगा बच्चों, ये सॉरी बी सी आएगा। तो हम यहाँ पे कितना करेंगे, बी प्लस सी, और सी ई का वैल्यू मेरे पास कितना है, सी। तो यहाँ से x का वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू जो मेरे पास निकलेगा यहाँ से, x का वैल्यू जो निकलेगा, x ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू ए सी। तो x इज इक्वल टू ए सी अपॉन में b प्लस सी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से आपको होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो मैंने यहाँ से रफ कर दिया थोड़ा सा। इफ ओ इज द सेंटर, तो ओ आपको सेंटर दे रखा है, तो कोड सब ये जो एंगल आपको दे रखा है ना 50 टेंजेंट से बना रहा है, तो ये एंगल आपको यहाँ पे 50 दिया। बच्चों एक बार बताना, ये जो पूरा का पूरा एंगल होता है हमारे पास, ये वाला एंगल ये पूरा 90 होता है, तो अंदर का एंगल 40 डिग्री बचा हमारे पास, बचा नहीं बचा खुद भी बताओ। तो यहाँ से अगर ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस 2 90 डिग्री होता है, ठीक है। और एंगल 1 50 है, तो एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई। अगर ये 40 आता है, ठीक है, अगर ये इसका एंगल कितना आता है 40 डिग्री आता है, तो आपको पता है कि जो ये OP है वो OQ के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है, रेडियस हमें दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है। तो जब ये वाला 40 होगा एंगल, तो इसका इंटीरियर होगा एंगल, तो इसका इंटीरियर एंगल, अगर ये साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास जो एंगल O होगा दैट विल ऑल्सो द 40 डिग्री, और ये एंगल आप थर्ड निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 40 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ASP लगा दिया इन ट्राइंगल POQ में, ठीक है। तो x का वैल्यू जो आएगा मेरे पास 100 डिग्री आ जाएगा निकल के यहाँ से। तो आप इसमें बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, तो हम इस पे बता देंगे 100 डिग्री। सेंटर पे इसको 40 मान लेना, क्योंकि ये 40 है तो ये वाला भी 40, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो सेंटर वाला 40 ले 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेंगे हल्का सा, तो बाकी आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10th की, तो क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे बोला गया है PQRS आपको दे दिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या दिया भाई, क्वाड्रिलेटरल दिया, कोई बात नहीं। इसमें आपको एक बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि जब सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है तो उसकी अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। जैसे ये सपोज करो x है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 प्लस एक्स और 12 प्लस 14 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लगा देंगे। क्लियर हो गई बात। ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ी सिंपल वे में करना है। अब भाई कोस थीटा जो होता है हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है नहीं होता है। अब अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है यहाँ से। तो जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में बी अंडर रूट में, तो यानी सी ऑप्शन के साथ आप इसमें जा सकते थे। अब दूसरा ये वाला क्वेश्चन दिया, sec a को आप कितना लिख सकते हो, देखो sec a को आप सभी बच्चे 1 अपॉन में cos a लिख सकते हैं। tan a को कितना लिख सकते हैं, cos a अपॉन में sin a,
ठीक है। और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन ए दे रखा था, उसको एज इट इज रखना, ठीक है भाई। अब इसको यहाँ से सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके भाई। इसको जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ से, मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे पूरे इसका 1 अपॉन में कोस है, और इसको आप यहाँ से काम करना, अरे यार ये कोट, इसको यहाँ पे लिखना प्लस के साइन थीटा अपॉन में कोस है, ठीक है। ये थोड़ा कोट का लिख दिया था भाई। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसका कोस है तो इसका एलसीएम आ जाएगा, तो कोस है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका 1 प्लस के साइन है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी कितना है, 1 माइनस के साइन है। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो यानी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर है अपॉन में कोस है, और 1 माइनस के साइन स्क्वायर है दैट इज कोस स्क्वायर है। आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, अपॉन में कोस है, तो कोस ए से कोस ए रिड्यूस जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कोस ए। बात सबको समझ में आ गई, तो कोस ए विल बी द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इसका ठीक जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 13 क्वेश्चन में आपको जो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ से। तो उसका 60 डिग्री आंसर आ रहा है। आप जब इसको करेंगे ना भाई, टेन थीटा लगा देना, एक बनाना ट्राइंगल। ट्राइंगल देखो इसमें बोला है कि 6 मीटर का है, इसका शैडो कितना दे दिया, 2√3 दे दिया, ठीक है। सन का एलिवेशन बताना है, यानी आपको थीटा बताना है। तो टेन थीटा जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो ये करोगे 6 अपॉन में 2√3। तो 6 अपॉन में 2√3 का मतलब क्या है भाई, इसको सोल्व करो, देखो 6 अपॉन में 2√3 है, इसको रेशनलाइजेशन करोगे आप √3 से √3, तो मेरा कहने का मतलब ये है 6√3 अपॉन में 6 आएगा। तो √3 जो होता है हमारे पास 1060 का वैल्यू होता है, इसका 1060 डिग्री जो होता है दैट इज √3। तो यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा, तो आप इसमें ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। 14 वाले में आपसे बोल रखा कि दोनों का जो है पैरामीटर और एरिया सर्कल का क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दे रखा है। सिंपल सी बात आपको दे दी, पाई से पाई चला जाएगा, एक आर से एक आर चला जाएगा, आर का वैल्यू 2 यूनिट बचेगा, तो भाई इसमें ए ऑप्शन के साथ आप लगा सकते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब इसमें बोला है एक हमें नया सर्कुलर पार्क बनाना है, अगर सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कुलर पार्क जिसका डायमीटर का ये दे दिया भाई, मतलब 2 सर्कल को जोड़ के एक नया सर्कल बनाना है, तो और उसका रेडियस आपको बताना है। पाई आर स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता है, पाई पहले वाले का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले में पाई का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जो नया सर्कल बनेगा वो बड़े आर के बराबर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसको 64 पाई आएगा, और ये 36 पाई आएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 36 और ये 100 पाई के बराबर आएगा, तो 100 पाई जो होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई रिड्यूस जाएगा, तो आर का वैल्यू 10 आएगा अंडर रूट से, तो यानी ऑप्शन ए इसका पूरी तरीके से ठीक है। इसके बाद 16 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, एक स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड आपको 2a दे दी, ठीक है। कितना दे दिया, 2a दे दिया। रेड सर्कल इसके अंदर है, आस्क्ड टू कीप अ डॉट अबव ऑन अबव सेट बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप द डॉट ऑन द शेडेड रीजन। तो प्रोबेबिलिटी आपको पूछ ली गई, तो आपको पता है इसका जो एरिया आएगा, ठीक है, इसका जो एरिया आएगा दैट इज 4a स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर अंदर जो होगा, अंदर जो सर्कल है उसमें से देखो हम माइनस कर दे, तो बाहर का जो लेफ्ट वाला है, जो ये बचा हुआ है शेडेड पोर्शन, इसका एरिया आ जाएगा 4a स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4a स्क्वायर में से अंदर का माइनस करा तो शेडेड वाला बचा, तो टोटल एरिया कितना है इसका 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से जब आप इसको कॉमन लेंगे, हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 4 माइनस पाई जो है हमारे पास यहाँ पे कॉमन बचेगा, अपॉन में 4a स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ जाएगा, तो 4 माइनस में पाई अपॉन में 4, 4 माइनस में पाई अपॉन में 4, दैट इज बी ऑप्शन के साथ आप क्लियरली जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, हमारे पास 2 कार्ड है, 2 कार्ड है हर्ट के, 4 कार्ड है स्पेड के, मिसिंग फ्रॉम है 52 कार्ड, उसमें से रैंडमली हमने कोई कार्ड निकाला रिमेनिंग में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। एक बार बताओ, रेड कार्ड जो होते हैं टोटल हमारे पास कितने होते हैं भाई, 26, 26 में से 2 चले गए, तो यानी हमारे पास कितने बचे, 24 कार्ड बचेंगे। और ब्लैक कार्ड जो होते हैं वो भी हमारे पास 26 होते हैं, उसमें से हमने 4 कार्ड निकाले, जो स्पेड होता है ब्लैक होता है एक्चुअली में, तो ये 22, तो 22 और 24 हो गए टोटल। तो 22 और 24 का अगर टोटल करेगी तो हमारे पास कितना आएंगे भाई, 46 आएंगे। कितने कार्ड आएंगे टोटल, 46।
तो 46 कार्ड जो है हमारे पास, उसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक कार्ड कितने हैं टोटल 22, और टोटल कार्ड कितने बचे 46, या 52 में से आप 4 और 2 6 माइनस भी करके आप टोटल ऐसे भी ले सकते थे। तो यानी आप जैसा आपका मन करे वैसे आप कर लीजिएगा, दोनों तरीके से ठीक जाएगा आपका, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 18। 18 में आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया बिलो 140, यानी इसको हम पहले एक टेबल बना लेंगे 0 से 144, 140 से 145, ठीक है, 145 से 150, और ऐसे ही बच्चों 150 से 155, और यहाँ पे 155 से 160, ऐसे ही 160 से 165, ये सारे के सारे आपने बना लिए। ये देखो इसमें हमें क्या करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि हमें इसमें मॉडल क्लास बतानी है। तो मॉडल क्लास हमें इसका डायरेक्टली बता सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है उसका अपर लिमिट मॉडल क्लास होता है। बच्चे क्या करते हैं इसका एग्जाम में, जैसे इसका 46 है तो 46 का नहीं, ये 51 मॉडल क्लास है तो 160 इसका आंसर लगा देंगे, गलत हो जाएगा। पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सबकी इंडिविजुअल निकालते हैं। तो इंडिविजुअल जब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बच्चों, तो 11 में से ये देखो पहले वाला तो सेम रहता है, पहले वाला सेम रहता है, फिर इनका डिफरेंस लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे 11 माइनस के 4 करा, 11 माइनस के 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 7 आएगा। 29 में से जब आप 11 माइनस करेंगे, 29 में से जब आप 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। 40 में से 29 माइनस करेंगे 11 आएगा। 46 में से आप 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, ये 6 आ जाएगा। और 51 में से हमारे पास 46 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जो हाईएस्ट क्लास हमारे पास आ रही है, हाईएस्ट क्लास हमारे पास ये आ रही है 18 वाली, मतलब आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है किसकी सबसे हाईएस्ट है, और जो उसका अपर लिमिट होगा, देखो ये लोअर लिमिट होता है और ये इसका क्या होता है, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को ही हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। अपर लिमिट कितना आ जाएगा, 150 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप इसमें 150 टिक कर देंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आप फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला काफी लेंथी हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो आप इसको डायरेक्टली 1 मार्क्स में ऐसे कर सकते हैं अपने अपने एग्जाम में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, आपको इसका आंसर तो डी आपको पता लग गया। इसके बाद अगर 19 क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें आपको रीजन और असर्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन में आपसे बोला गया स्टेटमेंट में टीएसए ऑफ द टॉप, देखो ये हेमिस्फीयर आपको दे रखा है, सीधी सीधी सी बात है, ये हेमिस्फीयर आपको दे दिया, और बच्चों नीचे आपको कौन दे दिया। अगर आपको उसका टीएसए निकालना है तो सीएसए इसमें हेमिस्फीयर का जोड़ो, प्लस सीएसए आप इसमें कौन का जोड़ेंगे, तभी तो भाई टीएसए निकलेगा। अब इसका असर्शन पढ़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द CSA ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द CSA ऑफ द कोन। क्या ये बात सही है, हाँ भाई बिल्कुल सत्य है। दूसरे वाली बात में आपको बोला टॉप इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन, भाई बिल्कुल टॉप दोनों को जोड़ने से ही बना, तो दोनों की दोनों बात सही है कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ठीक है। और आर जो है उसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसमें सभी स्टूडेंट ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है भाई। इसके बाद 20 वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, अगर मैं आपको बताऊं ए का वैल्यू इसमें -5 दिया और दूसरे वाला वैल्यू आपको -5/2 दिया, इनका सबका कॉमन डिफरेंस देखो सबसे पहले, ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म होता है, तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं -5/2 -5, तो -5/2 +5 हो जाएगा। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास -5 +10, तो यानी 5/2 ही आ रहा है। तो 5/2 इसको इसमें से माइनस करेंगे, 5/2 आ रहा है, 0 में से ये माइनस करेंगे तो तब भी 5/2 आएगा, 5/2 में 0 माइनस करेंगे तब भी 5/2 ही आएगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, पूरा का पूरा 5/2 ही आ रहा है। तो दिस इज अ परफेक्ट एपी, हम कह सकते हैं कि ये एपी हमारे पास है, ठीक है। दूसरी बात इसने बोला, पहला तो ये भी ठीक हो गया, द टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, भाई इसमें जितने भी हैं हमारे पास 5/2 ही आ रहे हैं, ओनली पॉजिटिव वी आर गेटिंग, ओनली पॉजिटिव। भाई जब आप इसका कॉमन डिफरेंस ले रहे हो तो आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नॉट नेगेटिव वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें जो है सिर्फ पहले वाली बात सत्य है, दूसरे वाली बात जो है इसकी गलत लग रही है मुझे रीजन की,
रीज़न की जो है मेरे को बात गलत लग रही है। तो मेरे को असर्शन तो ठीक लगा, बट रीज़न क्या लगा, मुझे फॉल्स लगा। तो आप इसमें सी ऑप्शन के साथ सभी बच्चे जाएंगे। तो होपफुली आपको इसके सारे के सारे जो है MCQs ये समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। इसके बाद जो है हम आपके लिए सेक्शन बी जो है जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जल्द ही प्रोवाइड कराने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।